हेलो दोस्तों, जीके इंडिया वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम गुलाम वंश का शेष भाग पूरा करेंगे। तो आज गुलाम वंश के अगले शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। बलबन 1265 से 1287 के बीच शासक रहा था। इसे द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक कहा जाता है, यानी कि प्रथम इलबरी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश था और द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक गयासुद्दीन बलबन था। बलबन इलबरी तुर्क था, इसलिए इसे द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक माना जाता है तथा इल्तुतमिश का दास था। वह चहलगानी यानी कि चालीसा अमीरों के दल का हिस्सा भी था। इल्तुतमिश ने इसे काशदार नियुक्त किया था। बलबन को रेवाड़ी की जागीर प्रदान की गई थी। यह झांसी का इक्तादार भी था। कालांतर में यानी कि कुछ समय यह नागौर की इक्तादारी भी से प्रदान की गई थी। इसे सुल्तान महमूद शाह के विरुद्ध षड्यंत्र में हिस्सा लेकर नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाने में इसका हाथ रहा था। यानी कि नासिरुद्दीन मोहम्मद को इसने 1246 में सुल्तान बनाया था। नासिरुद्दीन के काल में बलबन नायब मुमलकत बना था। एक पद था नासिरुद्दीन के काल में और उसने सारे अधिकार अपने हाथ में ही केंद्रित कर लिए थे। यानी कि नासिरुद्दीन के काल में बलबन ने शासन को लगभग कुछ हद तक अपने हाथों में ले लिया था। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी 1249 में। उसने शक्तिशाली चालीसा का दमन किया, यानी कि बलबन ने चालीसा का दमन किया और नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद वो खुद सुल्तान बन बैठा 1265 में। बलबन स्वयं सुल्तान की हत्या करने के बाद सुल्तान बना। बलबन ने समस्याओं के निपटने के लिए रक्त व लौह की नीति अपनाई, यानी कि रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई। उसने स्वयं को निरंकुश शासक के रूप में स्थापित किया। इसके लिए उसने अपना राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो अब पढ़ेंगे बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत ईरानी सिद्धांत पर आधारित था। बलबन के अनुसार राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। राजत्व संबंधित विचार उसकी वसाया, यानी कि कोई पुस्तक है वसाया नाम की, उसमें संकलित है। उसके अनुसार सुल्तान जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया है, यानी कि सुल्तान नियाबते खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद ही आता है। कि यानी कि किसी को सुल्तान की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह अपने कार्यों के लिए ईश्वर से प्रेरणा पाता है। बलबन ने अपनी स्थिति यानी कि अपनी उच्च स्थिति पर बल देने के लिए सुल्तान के समक्ष यानी कि सिजदा करना, सिजदा यानी कि लेटना, और पायबोस यानी कि सुल्तान के पैर चूमना जैसी प्रथाएं शुरू की। उसने अपना दरबार ईरानी शैली में अत्यंत भव्य बनवाया था। दरबार में ईरानी त्यौहार, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि बलबन ने दरबार में यानी कि उसके साम्राज्य की में बात कर सकते हैं इसकी, कि उसने दरबार में ईरानी त्यौहार नौरोजी मनाने की परंपरा को प्रारंभ किया था। नौरोजी ये ईरानी नववर्ष है। केवल उसके पास वजीर ही जा सकता था। ये बलबन ने आदेश दिया था उसके समय पर कि उससे प्रशासनिक कार्यों के लिए अन्य कार्य के लिए केवल वजीर यानी कि उसका प्रधानमंत्री ही उसे मिल सकता था। उसने हर उस व्यक्ति की हत्या करवा दी जो उसके लिए खतरा बन सकता था। जैसे बठिंडा के इक्तादार शेर खान जो उसका चचेरा भाई था, उसकी भी उसने हत्या करवा दी। अब बात करते हैं बलबन का प्रशासनिक सुधार क्या था। उसने सक्षम गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की, शक्तिशाली केंद्रीय सेना रखी तथा दीवान ए अर्ज यानी कि दीवान ए अर्ज को उस समय सैन्य संगठन या सैन्य विभाग कहा जाता था, उसका गठन किया। एकता व्यवस्था में सुधार किया। कोतवाल फखरुद्दीन की सलाह पर दोआब में वृद्ध इक्तादारों को पेंशन देकर सेवा मुक्त करने का विचार टाल दिया। यानी कि दोआब यानी कि यमुना और गंगा, दोआब की बात कर रहा है वो यहाँ पर। उसने इक्ता में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा यानी कि नायब दीवान नामक अधिकारी नियुक्त किया जो राजस्व प्रशासन का प्रभारी था। अब बात करते हैं कि उसने सल्तनत का सुदृढ़ीकरण कैसे किया। विशाल सेना के बाद भी वह साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया था, क्योंकि मंगोल
खतरा मंडरा रहा था। ये वही मंगोल है जिनसे डरकर चीनी साम्राज्य ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था और भारतीय साम्राज्य पर भी मंगोल आक्रमणों का खतरा बना हुआ था। इसलिए विशाल सेना होने के बावजूद भी बलबन अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया था। मंगोलों को वो व्यास नदी के समानांतर मुल्तान, दिवालपुर और लाहौर रेखा पर रोकने में अवश्य सफल रहा। मंगोलों के साथ संघर्ष में उसका ज्येष्ठ पुत्र व उत्तराधिकारी शहजादा मोहम्मद मारा गया। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो को शहजादा मोहम्मद का संरक्षण प्राप्त था। शहजादा मोहम्मद ने कटेहर, दोआब व अवध के राजपूतों का दमन किया और उन क्षेत्रों में अफगानों को बसाया। उसने बंगाल में बलबन के दास युजबेक यानी कि अरसल खां के विद्रोह को दबाया था। बलबन की मृत्यु 1287 में हो गई थी और कहा जाता है कि ये जनता को उसकी मृत्यु पर दुख हुआ था। बलबन ने अपने पौत्र के खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के षड्यंत्र के कारण केकूबाद 1287 से 1290 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद केयूमर्स गुलाम वंश का शासक बना और यही गुलाम वंश का अंतिम शासक है। तो अब लास्ट अंतिम बात कर लेते हैं गुलाम वंश के शासकों का क्रम क्या प्रकार का है। तो प्रथम है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड है आराम शाह, तृतीय है इल्तुतमिश और चौथा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, पांचवी है रजिया सुल्तान, छठा है मुइजुद्दीन बहराम शाह, सातवां है अलाउद्दीन मसूद शाह, आठवां है नासिरुद्दीन बलबन और नवा है ग्यारसुद्दीन बलबन, 10वां है केकुबाद और अंतिम यानी कि 11वां है केयूमर्स। यहाँ पर गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। अगर आपको इस भाग से पूर्व का भाग देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। उसमें हमने कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और रजिया आदि शासकों के बारे में बात की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।